Hello everyone, I am Kaveri, one of the faculty member of Allen Junior Wing. Welcome you all to our YouTube channel Allen Junior Wing. आज हम सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस. एक केमिकल रिएक्शन से आप क्या समझते हैं? केमिकल रिएक्शन होती है जिसमें केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट जो है कंबाइन करके प्रोडक्ट बनाता है. जैसे आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड पे आपको ये रिएक्टेंट दिखाई देगा और जो एरो के बाद है वो प्रोडक्ट है. दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट. तो एक केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट होते हैं, वन और मोर सब्सटेंसेस मिलके एक प्रोडक्ट बनाते हैं. तो इट मीन्स वहां पे क्या हो रही है? केमिकल रिएक्शन हो रही है. जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी वहां चेंज होगा, वेदर फिजिकल और केमिकल. ठीक है, अगर आप ये देखें एग्जाम्पल, इसमें हमने क्या किया है, जब आयरन नेल को हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डालते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं कि कलर जो है वो ब्लू है. कुछ समय बाद आप देखेंगे आफ्टर सम टाइम जो कॉपर है दैट इज डिपॉजिटेड ऑन द आयरन नेल. इट मीन्स यहाँ पे कलर का चेंज हुआ है, मतलब ब्लू टू ग्रीन हुआ है. तो यहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन हुई है. तो फिजिकल चेंज मतलब चेंज इन स्टेट और कलर बट नो न्यू प्रोडक्ट या न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म इज कॉल्ड फिजिकल चेंज. और केमिकल चेंज आप देख ही सकते हैं इस एग्जाम्पल के थ्रू कि एक केमिकल चेंज यहाँ पर हो रहा है. नेक्स्ट है, ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है. अगर आप देखें कि जब हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं इन एयर तो वो एक डैजलिंग वाइट फ्यूम देता है. ये डैजलिंग जो वाइट फ्यूम है वो किस वजह से आ रही है? आप देख सकते हैं ये मैग्नीशियम ऑक्साइड की वजह से डैजलिंग वाइट फ्यूम्स आती हैं. ठीक है, विद द रिलीज ऑफ हीट एंड लाइट. जब मैग्नीशियम रिबन को आप बर्न करते हैं तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड देता है और डैजलिंग वाइट फ्यूम जो है वहां पर आपको दिखाई देगी. तो वो किसकी वजह से होता है? जस्ट बिकॉज ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन की वजह से. तो मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या करेगा? अपने 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीजन एटम को दे देगा ताकि वो क्या बना सके? ये प्रोडक्ट जो है वो बना सके. अब अगला देखेंगे आप प्रेसिपिटेशन. प्रेसिपिटेशन में आप देखेंगे जब आप 2 सॉल्यूशंस को लेंगे तो एक यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हैं पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट का. जब हमने इनको रिएक्ट करवाया तो एक प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हुआ. नेक्स्ट है, जब हम जिंक ग्रैन्यूल को सल्फ्यूरिक एसिड में जब हम रिएक्शन करवाएंगे तो वहां पर आप देख सकते हैं यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब भी वो कंबाइन करेगा तो हाइड्रोजन गैस जो है वहां पे रिलीज होगी. तो नेक्स्ट है, तो आपने अब तक जो देखा कि एक में हमने देखा कि कलर चेंज हुआ है, एक में हमने देखा वाइट फ्यूम्स की फॉर्मेशन हुई है. ठीक है, तो इस तरह से. और एक अभी हमने जो ये स्लाइड देखी इसमें हमने देखा कि जिंक ग्रैन्यूल जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब कंबाइन करेगा तो वो हाइड्रोजन गैस का इवॉल्व वहां पे होगी बाय बर्निंग. तो यहाँ पे अगर आप देखें तो जब भी कभी केमिकल रिएक्शन होगी तो वहां पे कौन कौन से चेंजेस आएंगे? फर्स्ट, वहां पे ऑर्डर में चेंज आएगा. सेकंड, टेम्परेचर चेंज होगा, कलर चेंज होगा, या फिर गैस प्रोडक्शन होगा, या प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा. ठीक है, तो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन? आप यहाँ देख सकते हैं. फर्स्ट है एवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर और ऑल ऑफ दीज. ये क्वेश्चन जो है बेस्ड ऑन कि अभी जो हमने पढ़ा कि क्या क्या जब एक केमिकल रिएक्शन होती है उसमें चेंजेस आते हैं. तो क्या अभी तक जब हमने पढ़ा है उसमें हमने देखा एक में एवोल्यूशन ऑफ गैस हो रही है, एक में फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट हो रहा है, एक में चेंज इन कलर हो रहा है. तो आंसर विल बी ऑल ऑफ दीज. मीन्स कि सभी चीजें जब ये सारी चीजें रिएक्शन जब भी ये सारी चीजें होंगी इट मीन्स वहां पे एक केमिकल रिएक्शन होगी. ठीक, दीज आर द इंडिकेटर ऑफ अ केमिकल रिएक्शन. तो आगे आप देखेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, वेरी इंपॉर्टेंट. क्यों? अगर हम एक क्लोज सिस्टम की बात करें जहां पे केमिकल रिएक्शन हम बता रहे हैं हो रही है, वहां पे कंजर्वेशन ऑफ मास जो है
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो ओबे करेगा केमिकल रिएक्शन में। जब भी हम बात करेंगे तो वो किसको ओबे करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। सो इन अ क्लोज सिस्टम आप देख सकते हैं कि जो मास है, मास ऑफ द सब्सटेंस कैन नॉट बी चेंज ओवर टाइम। मतलब कि जो मास रिएक्टेंट साइड पे है वही प्रोडक्ट साइड पे होना चाहिए, कोई चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे, दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल। इसमें हमने बताया है कि अगर एक केमिकल कॉम्बिनेशन होगी और दो सब्सटेंस की होगी, तो आप देखें यहाँ पे ये दो रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट बन रहा है, तो ए और बी यहाँ पे 400 ग्राम है, तो प्रोडक्ट में भी इट इज 400 ग्राम। तो क्या समझते हैं आप इस बात से कि एक क्लोज सिस्टम में, इन अ क्लोज सिस्टम जो है, यहाँ पे मास ऑन द लेफ्ट साइड ऑलवेज इक्वल टू द मास ऑन द राइट साइड ऑफ द एरो। इट डज नॉट मैटर हाउ मेनी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट यहाँ पर प्रेजेंट हैं, मास हमेशा जो है वो सेव रहेगा वहां पे, कंजर्व रहेगा वहां पे। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ये जो है केमिकल रिएक्शन जो है वो ओबे करेगा। और मैं बता दूं, एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन हमेशा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे करती है। सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन है कि एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन किसको फॉलो करती है। तो फर्स्ट इज, क्या वो कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करेगी, क्या वो थर्मल इक्विलिब्रियम को करेगी, या फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वहां पे काम करेगी, या सभी। तो आंसर विल बी, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ऑलवेज फॉलोज या ओबेज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। नेक्स्ट है, तो जो इक्वेशंस है यहाँ पे हम देख सकते हैं, इक्वेशंस बैलेंस भी हो सकती है, स्केलेटल भी हो सकती है, अनबैलेंस्ड भी हो सकती है। यहाँ सबसे पहले जो आ रहा है वो है स्केलेटल इक्वेशन। तो आप क्या समझते हैं स्केलेटन इक्वेशन से? स्केलेटन एंड बैलेंस्ड इक्वेशन। सबसे पहले स्केलेटन इक्वेशन, देयर कुड बी टू काइंड्स ऑफ इक्वेशन। सबसे पहले हम बात करेंगे स्केलेटन इक्वेशन की, जिसमें जो है it is an equation which just represent a chemical change, but वहां पे वो बैलेंस्ड नहीं होगी। केमिकल चेंज तो हो रहा है वहां पे, बट इट इज नॉट बैलेंस्ड। ऐसी इक्वेशंस को आप क्या कहेंगे? स्केलेटन इक्वेशन। अगर आप यहाँ पे देखें तो जितने भी यहाँ एलिमेंट्स ऑन द लेफ्ट साइड है वो राइट साइड में वो डिफरेंट हैं, ठीक है। तो इट मीन्स इट इज अ स्केलेटन इक्वेशन। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे ये 1 है, ये 3 है, और यहाँ पे जो पोटेशियम है, नाइट्रोजन है, दैट इज 1 1, एंड वाइल जो ऑक्सीजन है दैट इज 4, ठीक है। तो जो O है दैट इज ऑक्सीजन इज 4। तो इसका मतलब ये स्केलेटल इक्वेशन है जिसमें केमिकल चेंज तो हो रहा है, बट वहां पे कोई भी जो है बैलेंसिंग नहीं शो हो रही है हमें, ठीक है। नेक्स्ट इज बैलेंस्ड इक्वेशन। तो व्हाट इज अ बैलेंस्ड इक्वेशन? जिस इक्वेशन में नंबर ऑफ एटम जो हैं रिएक्टेंट में भी सेम है और प्रोडक्ट में भी सेम है, हम उसे कहेंगे एक ये बैलेंस्ड इक्वेशन है। जैसे फॉर एग्जांपल यहीं पे अगर आपने इसको बैलेंसिंग कर दी राइट एंड लेफ्ट साइड, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 पोटेशियम 2 नाइट्रोजन, ऑक्सीजन यहाँ पे 6 हो गए, तो वही वहाँ पे 2 पोटेशियम 2 नाइट्रोजन एंड 4 ऑक्सीजन प्लस 2 कितने हो गए? 6 हो गए। तो इसका मतलब यहाँ पे बैलेंसिंग है, तो ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन कहलाएगी। नेक्स्ट इज बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन। कैसे हम एक केमिकल रिएक्शन को हम जो है बैलेंस कर सकते हैं? सबसे पहले अगर हम देखें तो आपको सबसे पहले ये चीजें पता होनी चाहिए, रिएक्टेंट साइड क्या है, प्रोडक्ट साइड क्या है, और सबस्क्रिप्ट क्या है या कोफिशिएंट क्या है। अगर आप देखेंगे कि भाई रिएक्टेंट जो है यहाँ पे लिखा है रिएक्टेंट यील्ड्स प्रोडक्ट, मतलब यहाँ पे ये जो मैंने भी बताया ये रिएक्टेंट साइड है और एरो के बाद प्रोडक्ट साइड है। तो जो रिएक्टेंट साइड में अगर आप यहाँ पे देखेंगे दिस इज कॉल्ड सबस्क्रिप्ट। आपको ये पता होना बहुत जरूरी है कि सबस्क्रिप्ट और कोफिशिएंट क्या होगा। तो यहाँ पे ये जो आप मॉलिक्यूल देख रहे हैं ऑर्गेनिक ग्लूकोज है ये, जिसमें कि H12 है, जो 12 है दैट इज सबस्क्रिप्ट है, लेकिन जो मॉलिक्यूल के आगे नंबरिंग लिखी है वो कोफिशिएंट है, ठीक है। वंस यू विल फेमिलियर विद दिस थिंग कि क्या क्या होता है रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, सबस्क्रिप्ट, कोफिशिएंट, तो आप इट विल बी इजी फॉर यू टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन। तो
तो अगर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है और एक बैलेंस्ड है। कैसे पता चलेगा कि एक केमिकल रिएक्शन अनबैलेंस्ड है और एक केमिकल रिएक्शन बैलेंस्ड है? तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे जिंक 1 है, जिंक जो है वो 1 है, हमारे पास Hb1 है, Cl1 है ऑन द लेफ्ट साइड। लेकिन वहीं अगर हम देखेंगे ऑन द राइट साइड, यहाँ पे जिंक 1 है, H2 है एंड Cl2 है। इट मीन्स क्या ये बैलेंस इक्वेशन है? ये 1 1 है और यहाँ पे ये 2 and 2 है, तो इट मीन्स यहाँ पे ये बैलेंस्ड नहीं है। दिस इज एन अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। उसके बाद अगर हम बैलेंसिंग की बात करें, इफ यू वी पुट 2 बिफोर अ कोफिशिएंट, जो है हम अगर 2 पुट करते हैं, कोफिशिएंट 2 पुट करते हैं बिफोर अ मॉलिक्यूल या कंपाउंड, तो हम देख पाते हैं कि यहाँ पे बैलेंसिंग हमारी हो गई है। जैसे Zn1 है, H2 है, Cl2 है, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे भी राइट हैंड साइड पे Zn1 है, H2 है, Cl2 है। इट मीन्स इट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट इज here are some hints of balancing a chemical reaction। कैसे आप एक केमिकल रिएक्शन को जो है बैलेंस कर सकते हैं? सबसे पहले आपको कोफिशिएंट को एडजस्ट करना है, सबस्क्रिप्ट को नहीं। अगर आपको याद हो उस स्लाइड में हमने क्या बात की थी, दिस इज सबस्क्रिप्ट एंड बिफोर अ मॉलिक्यूल और एलिमेंट दिस इज अ कोफिशिएंट। तो इन्होंने क्या बोला है कि क्या करना है हमें, अगर बैलेंसिंग करनी है तो आपको कोफिशिएंट को एडजस्ट करना है। कोफिशिएंट को मतलब यहाँ पे जो है कोफिशिएंट, उसको आपने एडजस्ट करना है, ना कि आपने सबस्क्रिप्ट को जो है चेंज करना है। तो यहाँ कोफिशिएंट तो यही हुआ, बिफोर हमने भी पढ़ा, बिफोर मॉलिक्यूल एलिमेंट जो भी प्रेजेंट होगा नंबरिंग, दैट इज कॉल्ड कोफिशिएंट। तो आप इसको एडजस्ट करेंगे, ना कि आप जो है सबस्क्रिप्ट को एडजस्ट करेंगे। नेक्स्ट है, आपका अगर इवन है या ऑड है, आपको उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करना है ताकि आप उनको मेक देम ऑल इवन। फिर उसके बाद आपने पॉलीएटॉमिक एटम्स को जो है बैलेंसिंग करनी है, फिर आपने बैलेंस इक्वेशन को चेक करना है। तो अगर हम इस रूल से देखें तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पे एग्जाम्पल है, आप देख सकते हैं यहाँ पे दिस इज नॉट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, हमने इसकी बैलेंसिंग करनी है। तो आप कैसे करेंगे, O is even on the left and odd on the right. It is even on the left, that is 2, and 1 plus 2 is equal to 3. 1 plus 2 is equal to 3. तो यहाँ पे क्या होगा, ये लेफ्ट साइड पे तो जो है ये इवन है और राइट साइड पे जो है ये ऑड है, ठीक है। देन मल्टीप्लाई बाय 2 टू मेक O इवन। आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, देन ये इट विल बिकम इवन। कैसे, आपने यहाँ पे 2 पुट किया तो ये यहाँ पे भी 2 and 2 4 हो गया, बट अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, तो आपको पॉलीएटॉमिक जो हैं एटम्स, आयंस हैं, उनको जो है बैलेंस करना है। तो अगर आप यहाँ पे कोफिशिएंट 2 पुट करते हैं तो व्हाट विल हैपन, आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड की जो रिएक्टेंट है वो और जो राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट है वो बैलेंस हो जाएगा। सो यू हैव बैलेंस द इक्वेशन। जैसे 2 ZnS प्लस 3 O2, तो यहाँ पे भी और यहाँ पे 2 Zn है, 1 S है, यहाँ पे 2 S है, यहाँ पे भी 2 है। ऑक्सीजन भी यहाँ पे हमें बैलेंस होता दिखाई दे रहा है। इसी तरह से अनदर एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो लेड नाइट्रेट का है, NaCl का है, ठीक है। सोडियम नाइट्रेट और लेड क्लोराइड यहाँ पे जो है फॉर्मेशन होगा। अगर आप देखेंगे नाइट्रेट को हम एज अ बैलेंस जो है होल, जो बैलेंस करेंगे नाइट्रेट को एज अ होल, तो आप देख सकते हैं नाइट्रेट जो है इवन ऑन द लेफ्ट है, ऑड ऑन द राइट है। उसके बाद वैसे ही सेम रूल लगाना है आपने, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आप पॉली जो एटॉमिक आयंस है, अगर आपको लगता है वो बैलेंसिंग करने की ज़रूरत है तो यू मस्ट बैलेंस। तो इसमें जो है यहाँ पे आपने 2 से मल्टीप्लाई किया एंड नेक्स्ट आपने बैलेंस कर दिया लास्ट में सोडियम को, तो आपने देखा कि राइट और लेफ्ट दोनों ही इक्वली बैलेंस हो चुके हैं। हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड में आप क्या करेंगे, आप एक केमिकल रिएक्शन को कैसे बैलेंस कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो N है वो 2 है, O जो है वो 3 है
और जो H है वो 4 है। अगर आप देखें यहाँ पे N जो है वो 2 है, O जो है वो 3 है और जो H है वो 4 है। और यहाँ आप अगर इस तरफ देखेंगे प्रोडक्ट साइड पे तो N जो है वो 2 है, O जो है वो भी 2 है एंड H जो है वो भी 2 है। तो दोनों साइड जब आप देख रहे हैं तो दिस इज नॉट अ बैलेंस इक्वेशन। कैसे आप बैलेंस करेंगे इसको? बाय एडिंग कोएफिशिएंट 2 टू वाटर। अगर आप वाटर में 2 यहाँ कोएफिशिएंट लगा देंगे तो ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो जाएगी बाय हिट एंड ट्रायल मेथड। लेकिन देयर इज एन अनदर मेथड फॉर दिस, पार्शियल इक्वेशन मेथड। तो हमेशा हम हिट एंड ट्रायल मेथड को यूज नहीं कर सकते टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन। हमें और भी मेथड्स हैं हमारे पास जिसके थ्रू हम जो है बैलेंसिंग कर सकते हैं। तो कब हम पार्शियल इक्वेशन मेथड को कब हम यूज करेंगे? हम तब यूज करेंगे जब इक्वेशन कंटेन्स मैनी रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। जब एक इक्वेशन में बहुत सारे रिएक्टेंट होंगे और प्रोडक्ट होंगे तब हम वहां पर पार्शियल इक्वेशन मेथड को अप्लाई करेंगे एंड दे कैन नॉट बी बैलेंस्ड बाय हिट एंड ट्रायल मेथड। वेरी इंपॉर्टेंट, अगर मोर देन 1, मोर देन 2 और बहुत सारे रिएक्टेंट होंगे या प्रोडक्ट होंगे वहां पे हम हिट एंड ट्रायल मेथड को नहीं लगा सकते। वी वुड हैव टू यूज पार्शियल इक्वेशन मेथड फॉर द सेम। उसके बाद दे आर बैलेंस्ड बाय पार्शियल इक्वेशन मेथड। The overall reaction is assumed to take place. 2 or more simpler substances react which can be represented by partial equation। क्या मतलब है? मतलब ये है, पहले हम partial equation method को जरा समझ लें कि इसमें कैसे हम partial equation method में करते हैं। जैसे ये chemical reaction लिखी है, इसमें एक से ज़्यादा हमारे पास जो है reactant है, तो हम यहाँ पे partial equation method कैसे लगाएंगे? हम पहले इस इक्वेशन को 2 में डिवाइड कर लेंगे। अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पे जो ऊपर रिएक्शन लिखी है उसको हमने पार्शियल इक्वेशन नंबर 1, पार्शियल इक्वेशन नंबर 2, हमने 2 इक्वेशंस में उसको बना दिया है। जैसे फर्स्ट में हम देखेंगे तो हमने इसको स्प्लिट करके इस तरह से लिखा है और सेकंड में हमने पार्शियल इक्वेशन इसकी 2 बना दी है। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, इसी इक्वेशन को ईच पार्शियल इक्वेशन इज सेपरेटली बैलेंस्ड बाय हिट एंड ट्रायल मेथड। अब जो आपने एक बड़ी इक्वेशन को 2 में तोड़ के और उसको आपने बैलेंसिंग करने चाहिए तो आप वो हिट एंड ट्रायल मेथड से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे आप कोएफिशिएंट पुट कर रहे हैं 2, यहाँ पे 2 नहीं है आगे कोएफिशिएंट, तो आप यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो आपने एक इक्वेशन को जो है बैलेंस किया। फिर आपने यहाँ पे 3 पुट करेंगे तो आपने दूसरी इक्वेशन को बैलेंस कर दिया। इस तरह से आपके पास एक ओवरऑल केमिकल रिएक्शन थी, उसको आपने 2 में डिवाइड किया और उनके आगे आपने कोएफिशिएंट पुट कर दिए और ये दोनों जो कोएफिशिएंट थे जो पुट करने के बाद जो इक्वेशंस थी वो यहाँ पे आपने बैलेंसिंग करने के बाद उसके बाद आप क्या करेंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड लगाने के बाद आपने यहाँ पे उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। देन जो आपको लगता है कि अगर आपकी बैलेंसिंग आपने करनी है तो आप क्या करेंगे, इन दोनों पार्शियल इक्वेशंस को ऐड कर देंगे तो आप देखेंगे जो रिजल्टेंट केमिकल इक्वेशन आई आपके पास तो वो जो है बैलेंस्ड आई है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 6NaOH 3Cl2 5NaCl NaClO3 और साथ में 3 वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे बने हैं। कैसे? जो आपने पार्शियल इक्वेशन नंबर 1 इक्वेट की थी, पार्शियल इक्वेशन नंबर 2 इक्वेट की थी बाय हिट एंड ट्रायल मेथड, उन दोनों को आपने यहाँ पे जो है ऐड करा है। ऐड करने के बाद जो आपकी रिजल्टेंट इक्वेशन आई है तो वो जो है बैलेंस्ड आएगी। तो दिस इज पार्शियल इक्वेशन मेथड। जब एक से ज्यादा रिएक्टेंट या प्रोडक्ट हो तो वहां पे आप हिट एंड ट्रायल मेथड नहीं लगा सकते, आप पार्शियल इक्वेशन मेथड लगाएंगे। नेक्स्ट है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन के कौन कौन से टाइप्स हैं? देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन एग्जिस्ट। जैसे कि सबसे पहले आप देख सकते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे कुछ कॉम्बिनेशन होगा, तो यहाँ पे रिएक्टेंट कंबाइन करके प्रोडक्ट बनाएंगे।
डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट है या डबल, डीकम्पोजिशन थर्मल है, इलेक्ट्रोलिसिस है, या फिर फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन है। इसके अलावा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, रिडॉक्स रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन है, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक। तो ये सारी रिएक्शंस हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट विद कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या समझ आ रहे कॉम्बिनेशन से? कॉम्बिनेशन मतलब कि कोई चीज कंबाइन करेगा, और यहाँ पे केमिकल रिएक्शन में क्या कंबाइन करता है? रिएक्टेंट, ताकि एक प्रोडक्ट बन जाए। तो आप देख सकते हैं जब टू एलिमेंट या कंपाउंड मिलकर एक कंबाइन करके एक कंपाउंड बनाते हैं तो उसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे यहाँ कैल्शियम और सल्फर मिलकर क्या बना रहे हैं? कैल्शियम सल्फाइड बना रहे हैं। कैल्शियम प्लस सल्फर मिलकर क्या बना रहे हैं? कैल्शियम सल्फाइड बना रहे हैं। तो ये किस तरह की रिएक्शन है? कैल्शियम प्लस सल्फर विल कंबाइन टू फॉर्म कैल्शियम सल्फाइड। नाम से ही पता चल रहा है कि जो है रिएक्शन इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट इसी में ही हम एक एग्जाम्पल देखेंगे। दिस इज एक्टिविटी वेरी इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी बेस्ड है, बहुत अच्छी एक्टिविटी है, जिसमें हम थोड़ा सा स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड लेंगे और क्विक लाइम जो है एक बीकर में लेंगे। स्लोली हम उसमें वाटर ऐड करेंगे एंड देन हम बीकर को फिर टच करके देखेंगे कि हाउ इट फील्स। तो डू यू फील एनी चेंज इन टेम्परेचर? तो आप देखेंगे जब भी कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो वो स्लैग लाइम बना देता है। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर, इट विल फॉर्म स्लैग लाइम, यानी कि क्विक लाइम जब भी रिएक्ट करेगा वाटर के साथ तो वो स्लैग लाइम बना देगा। और यहाँ पे इट विल रिलीज अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। वेरी इंपॉर्टेंट, जब ये रिएक्शन होगी तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट जो है वो प्रोड्यूस होगी। तो हमने सबसे पहले अभी कुछ स्लाइड्स हमने देखी जिसमें हमने देखा कि केमिकल रिएक्शन होगी तो कुछ ना कुछ चेंज होगा, या तो कलर में, या फिर उसके प्रेसिपिटेट बनेंगे, या फिर टेम्परेचर में। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि आप धीरे धीरे जैसे उसको बीकर को टच करेंगे तो आपको लगेगा कि वो हीट अप हो रहा है, इट मीन्स वहाँ पे रिएक्शन हो रही है। तो चेंज इन टेम्परेचर भी एक केमिकल रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक है। तो हम यहाँ देख सकते हैं क्विक लाइम जब भी वाटर के साथ रिएक्ट करेगा इट विल प्रोड्यूस स्लैग लाइम। सो नेक्स्ट इज, अगर हम क्वेश्चन पूछें कि व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन वुड यू क्लासीफाई बर्निंग ऑफ अ कोल गैस? अगर कोल की बर्निंग होती है तो आप उससे क्या समझते हैं? तो ऑप्शंस हमारे पास हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आंसर विल बी। अगर मैं आपको बता दूं कि बर्निंग ऑफ कोल गैस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट, इस तरह से के क्वेश्चन जो है एनटीएससी में भी पूछे जाते हैं और आपको इससे पता भी चलेगा कि आपको और एग्जाम्पल से ये पता चलेगा कि किस तरह की रिएक्शंस हमारे आसपास होती हैं। जैसे हमने अब ये बताया कि यहाँ पे जो है बर्निंग ऑफ कोल गैस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट, पानी का फॉर्मेशन ऑफ वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दीज एग्जाम्पल्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर यू बिकॉज हमें एक रिएक्शन का तो पता चल गया कि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, बट एग्जाम्पल से हमें और क्लियर होता है कि किस तरह से जो है वो कॉम्बिनेशन करके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन विल कंबाइन टू फॉर्म वाटर। बर्निंग ऑफ जो है कोल गैस है, इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट आता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। नाम से पता चल रहा है डीकम्पोज हो रहा है। जब भी ऐसी रिएक्शन जिसमें reaction in which compound splits into two or more simpler substances is called decomposition reaction। यहाँ पे two or more simple substance में एक compound change हो रहा है। One compound is changed to two or more simpler substance, it means decomposition reaction वहाँ पर हो रही है। जैसे फर्स्ट चीज हमने पहले भी बताया था कि फ्लो चार्ट में कि डीकम्पोजिशन के टाइप्स हैं। थर्मल डीकम्पोजिशन,
इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन या फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। तो सबसे पहले थर्मल, थर्मल से आप क्या समझते हैं? थर्मल मीन्स हीट। तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है यहाँ पे हम देखेंगे डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग। थर्मल मीन्स हीट। जब हम उसको हीट करेंगे तो प्रोडक्ट बनेगा, दैट रिएक्शन विल बी कॉल्ड एज थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फेरस सल्फेट इज ग्रीन इन कलर, और वहां पे जब हीट अप होगा तो फेरिक ऑक्साइड बन रहा है, यहाँ फेरिक ऑक्साइड बन रहा है, दैट इज रेड एंड ब्राउन इन कलर। लेकिन यहाँ पे थर्मल डिकम्पोजिशन कैसे हुआ? आप देखेंगे एरो के ऊपर हीट लिखा है। हीट का मतलब है यहाँ पे रिएक्शन जो हो रही है, तो एक जो रिएक्टेंट है वो एक से ज्यादा प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है अपॉन हीटिंग, तो वो क्या कहलाएगा? थर्मल डिकम्पोजिशन। एक और एग्जांपल है लाइमस्टोन का। जब हम उसको हीट करते हैं तो वो क्विक लाइम बनाता है एंड वहां पे देयर इज अ रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये भी एक थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। उसके बाद अगर आप देखेंगे कि इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन जब वहां पे इलेक्ट्रिसिटी पास होगी और कोई प्रोडक्ट बनेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे पानी है, वाटर है, इलेक्ट्रिक करंट हमने पास किया, इलेक्ट्रिक करंट हमने जब भी वाटर में पास करेंगे तो हमें जो मॉलिक्यूल्स हैं वो टूटते हुए दिखाई देंगे इन प्रोडक्ट, तो ये भी एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट इज फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन विच इज कैरिड आउट। फोटो मतलब नाम से ही पता चल रहा है लाइट, लाइट की प्रेजेंस में, जो इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट डिकम्पोजिशन हो रहा है उसको हम कहते हैं फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। अगर आप देखेंगे तो दिस इज एन एक्सपेरिमेंटल सेटअप। इसमें क्या है, जब भी आप लेड नाइट्रेट को बर्न करेंगे, जब भी आप लेड नाइट्रेट को बर्न करेंगे देयर विल बी एमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स। वहां पे ब्राउन फ्यूम्स का एमिशन क्यों होगा? जब आप लेड नाइट्रेट को बर्न करते हैं क्यों होगा? बिकॉज ऑफ नाइट्रोजन गैस। वहां पे नाइट्रोजन गैस वहां पे क्या देगी? ब्राउन फ्यूम्स का फॉर्मेशन करेगी। एंड आफ्टर द थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल हीट से किया हमने किसको? लेड नाइट्रेट को, तो वहां ब्राउन फ्यूम्स किसके आएंगे? नाइट्रेट के। नाइट्रोजन जो गैस है वो निकलेगी NO2 की वजह से, वहां पे जो है वहां पे ब्राउन फ्यूम्स का फॉर्मेशन होगा। Next, this is an example of photolytic decomposition. Photo means light. In the presence of light, जब भी कोई decomposition होगी उसे हम photolytic कहेंगे। आप देख सकते हैं in the presence of sunlight, चाइना डिश में आपने सिल्वर क्लोराइड रखा है। After some time, what you observe that is this changes into grey in color. तो वो change क्यों हुआ है? Because of आप वहाँ पे क्या हुआ है? थर्मल डिकम्पोजिशन, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन हुआ है, इसीलिए वहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाले एग्जाम्पल में सिल्वर जो क्लोराइड है सनलाइट की प्रेजेंस में वहां पे कलर का चेंज दिखाएगी सिल्वर क्लोराइड। किस वजह से? क्योंकि वहां पे फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन होगा। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाम से पता चल रहा है कि कुछ डिस्प्लेस हो रहा है यहाँ पे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में अगर आप देखेंगे द केमिकल रिएक्शन इन विच द मोर रिएक्टिव मेटल, वेरी इंपॉर्टेंट, द मोर reactive metal will displaces the less reactive metal from its salt solution। तो ये वाली जो रिएक्शन है वो रिएक्टिविटी सीरीज पे डिपेंड करती है। रिएक्टिविटी सीरीज में कौन ज्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव है, उसके बेसिस पे यहाँ पे रिएक्शन होगी। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है और आयरन नेल हमने उसमें डिप किया है, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर आप देखेंगे तो आयरन एंड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, जब भी आप आयरन नेल को डिप करेंगे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में तो फेरस सल्फेट का जो है यहाँ फॉर्मेशन होगा और कॉपर जो है इन द सॉलिड स्टेट जो है वहाँ पे रह जाएगा। इट मीन्स कॉपर इज डिपॉजिटेड ऑन द आयरन सल्फेट सॉल्यूशन और कुछ टाइम बाद जो ये ब्लू कलर है इट विल चेंजेस टू ग्रीन। तो ये भी एक एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट, ये एक एग्जांपल है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। सो आयरन नेल बिकम ब्राउनिश इन कलर बाय द डिपोजिशन ऑफ कॉपर। नेक्स्ट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है?
यहाँ पे अगर आप देखेंगे इन अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दो कंपाउंड जो है अपनी स्विच करेंगे प्लेसेस को, जैसे A प्लस बी, ए बी प्लस सी एन डी, आफ्टर रिएक्शन जो है A D के साथ एंड B C के साथ कंबाइन हो जाएगा। तो दिस इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसमें दोनों एलिमेंट्स ने, दोनों ही जो कंपाउंड्स हैं उनके अंदर स्विच हुआ है प्लेसेस का, ठीक है। वो डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल है। A and C आर केटॉइन पॉजिटिव आयन, B and D आर एनॉइन नेगेटिव आयंस। तो इसका एग्जांपल जो हम दिखा रहे हैं वो है सिल्वर नाइट्रेट जो है NaCl के साथ जब रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट बनेगा। तो यहाँ पे दोनों ने अपनी प्लेसेस को स्विच किया है, मीन्स दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट इज रिएक्शन बिटवीन सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड। वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी हम टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग सोडियम सल्फेट को दूसरे टेस्ट ट्यूब में पुट करेंगे जिसके अंदर सोडियम जो है सोल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड होगा, तो क्या होगा, वहां पे एक रिएक्शन होगी, तो वहां पे स्विच होगा, दोनों कंपाउंड्स के बीच में स्विचिंग होगी। कैसे, यहाँ पे आप देख सकते हैं सोडियम सल्फेट लिखा है और यहाँ पे बेरियम क्लोराइड, तो आफ्टर रिएक्शन क्या होगा, यहीं से ही आप बता सकते हैं सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन, बेरियम सल्फेट का फॉर्मेशन होगा, तो दोनों कंपाउंड में स्विच हो जाएगा। जैसे सोडियम सल्फेट आपने लिया प्लस बेरियम क्लोराइड आपने लिया, जब भी रिएक्शन होगी तो Na जो है वो Cl फॉर्मेशन कर देगा, प्लस Ba जो है वो SO4 के साथ जाकर बेरियम सल्फेट बना देगा, ठीक है। तो यहाँ दोनों कंपाउंड्स का क्या हो रहा है, स्विचिंग हो रही है। नेक्स्ट इज, ये क्वेश्चन है, इन अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है सच एज द रिएक्शन बिटवीन सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन एंड बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन, तो वहां पे क्या होगा, फर्स्ट एक्सचेंज ऑफ एटम टेक्स प्लेस और एक्सचेंज ऑफ आयन टेक्स प्लेस, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा या कोई इनसॉल्युबल सॉल्ट वहां पे प्रोड्यूस होगा। तो क्या आंसर लगता है कि क्या आंसर होना चाहिए इसमें, तो यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ आयन विल बी टेक प्लेस एंड इनसॉल्युबल सॉल्ट दोनों ही बनेगा। कैसे, क्योंकि हमने सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड के बीच में रिएक्शन कराई है, तो Na जो है Cl बना देगा, यहाँ 2NaCl प्लस बेरियम सल्फेट यहाँ बनेगा। इस रिएक्शन को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कह रहे हैं क्योंकि दोनों कंपाउंड्स के बीच में क्या हो रहा है, स्विचिंग हो रही है। तो ये किस तरह की रिएक्शन है, ये पूछ रहे हैं क्या यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ एटम हो रहा है या फिर एक्सचेंज ऑफ आयन यहाँ पे हो रहा है या फिर प्रेसिपिटेट बन रहा है या इनसॉल्युबल सॉल्ट यहाँ फॉर्मेशन हो रही है। तो सॉल्युबल सॉल्ट की यहाँ पे हो रही है फॉर्मेशन और साथ में आयंस का जो है एक्सचेंज भी हो रहा है, तो आंसर विल बी B एंड D। एक्सचेंज ऑफ आयन भी हो रहा है और इनसॉल्युबल सॉल्ट का फॉर्मेशन भी हो रहा है। सो नेक्स्ट इज, ये भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है पोटेशियम आयोडाइड का। जो पोटेशियम आयोडाइड है व्हेन इट रिएक्ट्स विद लेड नाइट्रेट तो एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा। येलो कलर का जो प्रेसिपिटेट बनेगा वो क्या होगा, लेड आयोडाइड। जब भी आप देखेंगे पोटेशियम आयोडाइड जो है वो लेड नाइट्रेट से जब रिएक्ट करेगा तो इट विल फॉर्म अ प्रेसिपिटेट। किस तरह का प्रेसिपिटेट वहां पे बनेगा, वहां पे बनेगा पोटेशियम नाइट्रेट प्लस लेड आयोडाइड। तो ये जो लेड आयोडाइड बना, दिस लेड आयोडाइड, दिस इज येलो प्रेसिपिटेट। तो दिस इज येलो प्रेसिपिटेट। तो आप देख सकते हैं येलो कलर का यहाँ पे प्रेसिपिटेट बन रहा है, वो किसका है, लेड आयोडाइड का वो प्रेसिपिटेट है। तो ये भी एक एग्जाम्पल जो है
डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का है। नेक्स्ट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जैसे और रिएक्शंस हमने पढ़ी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो उसी तरह से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो आप हम कैसे समझेंगे इसको? जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है उसमें एक एसिड और बेस रिएक्ट करता है ताकि सॉल्ट एंड वाटर बना सके। तो यहाँ पे एग्जांपल्स बहुत अच्छे हैं। एक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस, व्हेन इट रिएक्ट इट विल फॉर्म सॉल्ट प्लस वाटर। तो जब भी एक एसिड और एक बेस रिएक्ट करेगा तो वो क्या बनाएगा? सॉल्ट प्लस वाटर। तो ये किसका एग्जाम्पल है? न्यूट्रलाइजेशन का, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। जैसे यहाँ पे देखेंगे आप, सल्फ्यूरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड विल कंबाइन टू फॉर्म सोडियम सल्फेट एंड यहाँ पे क्या बन रहा है? वाटर बन रहा है। तो जब भी एक एसिड, दिस इज एन एसिड एंड अ बेस will react, it will form salt plus water. So this is an example of neutralization reaction. Next है redox reaction with oxidation numbers, means redox reaction बहुत important reaction है। oxidation and reduction, आपको जितने भी आप chemical reactions देखेंगे most of them means जिसमें ऑक्सीजन का लॉस होगा, हाइड्रोजन की रिमूवल होगी या एक्सेप्टेंस होगा, तो इस तरह की रिएक्शन जो है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में हम उनको कैटेगराइज करते हैं। सबसे पहले अगर हम ऑक्सीडेशन की बात करें तो वहाँ पे जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो इंक्रीज होगा। ऑक्सीडेशन जो नंबर है वो इंक्रीज होगा। अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे आयरन और कॉपर का जो है रिएक्शन हो रहा है, जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट जो है आयरन की चेंज हो रही है। यहाँ पे इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर आप देख सकते हैं, आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो इंक्रीज हो रहा है। वाइल जो रिडक्शन की अगर हम बात करें तो वहाँ डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर, वहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर का जो है डिक्रीज हो रहा है। जैसे कॉपर हम देख सकते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट जो है इसकी 2+ है, वरना अगर हम प्रोडक्ट में अगर हम देखें तो वो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर दिखा रहा है। इट मीन्स यहाँ पे रिडक्शन हो रही है। तो इस तरह से हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को समझ सकते हैं। और क्या वे हैं इसको समझने के? और भी तरीके हैं हम कैसे एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन को। पहला एग्जाम्पल जो हमने दिया वो ये है कि जब भी ऑक्सीडेशन होगा, मतलब ऑक्सीडेशन में इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, रिडक्शन में डिक्रीज इन जो है ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे और हम ऑक्सीडेशन को कैसे अच्छे से समझ सकते हैं कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में ऑक्सीजन का एडिशन होना एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाता है। जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे एडिशन हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हुआ? इस कॉपर के साथ ऑक्सीजन की एडिशन हो रही है। इट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। वहीं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को हम फ्रॉम द रिएक्टेंट क्या कहेंगे? वहां ऑक्सीडेशन हो रहा है। यानी कि गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन को हम क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन। तो आप देख सकते हैं यहाँ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट इज रिडक्शन। वहीं हम इसको रिवर्स कर देंगे। ऑक्सीडेशन का मतलब कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन नाम से ही पता चल रहा है कि ऑक्सीजन का एडिशन होगा। रिडक्शन में रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा। वहां एडिशन था, यहाँ रिमूवल है। वहां पे हाइड्रोजन का रिमूवल था, यहाँ पे हाइड्रोजन का जो है एडिशन है। अब आप यहाँ देख सकते हैं कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 मिलकर के अब ऑन हीटिंग इट विल फॉर्म कॉपर प्लस वाटर। तो यहाँ पे ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन का क्या मतलब है? ऑक्सीजन का एडिशन। तो यहाँ पे एडिशन होने के बाद इसने वाटर बना दिया और यहाँ पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। इट मीन्स कि यहाँ पे क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। नाउ
ऑक्सीडेशन रिडक्शन को एक हम एक्टिविटी है, इट इज एनसीईआरटी बेस्ड। अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पे देखेंगे हीट चाइना डिश कंटेनिंग 1 ग्राम ऑफ कॉपर पाउडर। 1 ग्राम आपने कॉपर पाउडर लिया चाइना डिश में, तो व्हाट यू विल ऑब्जर्व, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, जो सरफेस है कॉपर पाउडर का दैट इज कोटेड विद ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। जो सरफेस है कॉपर पाउडर का बिकम्स कोटेड विद ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। ये ब्लैक सब्सटेंस कहाँ से बना है? वाई हैज दिस ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म? जब आपने 1 ग्राम कॉपर पाउडर को लिया है और उसको चाइना डिश में यहाँ पे आप उसको हीटिंग कर रहे हैं। अगर आप हीट कर रहे हैं तो यहाँ पे इट बिकम कोटेड विद कॉपर ऑक्साइड ब्लैक। तो ये ब्लैक कलर कहाँ से आया? दिस इज बिकॉज जो ऑक्सीजन है, क्योंकि कॉपर आपने लिया है प्लस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, अपॉन हीटिंग यहाँ पे क्या बन रहा है? 2 कॉपर ऑक्साइड। तो ये जो ब्लैक कलर है क्यों आया? दिस इज बिकॉज जो ऑक्सीजन है दैट इज एडेड टू द कॉपर टू फॉर्म कॉपर ऑक्साइड। इस वजह से ये ब्लैक कोटिंग हुई है। सो व्हाट इज कोरोजन? वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, कोरोजन एंड रेंसिडिटी। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज कोरोजन। तो कोरोजन क्या है? कोरोजन इज अ डिस्ट्रक्टिव अटैक ऑफ अ metal by its reaction with the environment. Destructive attack of a metal by its reaction with the environment. Environment के साथ reaction होने पे जब metal का destruction होगा तो वो क्या कहलाएगा? corrosion कहलाएगा। Next is what is the difference between a corrosion and rancidity? These are the two terms which are quite different from each other. तो हम इसको कैसे differentiate कर सकते हैं? First of all we have to learn about what is a corrosion. हमने अभी डिस्कस किया कि मेटल का एनवायरनमेंट के साथ कांटेक्ट पे जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है वो क्या कहलाता है? कोरोजन कहलाता है। मेटालिक अटैक, जैसे कि द टैर्निशिंग ऑफ द मेटल बाय द अटैक ऑफ मॉइस्चर एंड एसिड इन द एयर। अटैक ऑफ मॉइस्चर एंड एसिड इन द एयर और मेटल्स को वो अफेक्ट कर रहा है, उसको हम कोरोजन कहते हैं। वहीं अगर रेंसिडिटी की हम बात करें तो वहां हम फैट या ऑयल की बात करते हैं। फूड में जो फैट एंड ऑयल प्रेजेंट होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है और उसकी स्मेल और टेस्ट जो है वो चेंज हो जाती है। फूड में जो उसकी स्मेल है और जो टेस्ट है वो चेंज हो जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड रेंसिडिटी। जब ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा वो वो क्या करेगा? फैट एंड ऑयल जो है प्रेजेंट होगा फूड में, वो ऑक्सीडाइज होके उसको खराब कर देगा, उसमें स्मेल होगी, उसका टेस्ट जो है वो चेंज हो जाएगा। इसको हम रेंसिडिटी कहते हैं। वहीं अगर मेटल पे एनवायरनमेंट का इफेक्ट पड़े, अटैक हो, तो हम उसे कोरोजन कहते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मेटल पे अटैक है दैट इज कोरोजन, और जो फूड आइटम्स हैं फैट एंड ऑयल वो जब अफेक्ट होंगे तो ऑक्सीडाइज होंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे? रेंसिडिटी कहेंगे। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक। एंडो मतलब कि हीट हमने अंदर ही कंजर्व कर ली, एक्सो मतलब हीट हमने बाहर इवॉल्व करी। तो इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पे कि व्हाट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड व्हाट इज एक्सोथर्मिक। Energy is conserved in chemical reaction. The total energy of the system is the same before and after the reaction. यहाँ पे अगर आप देखेंगे एंडोथर्मिक में एरोस जो है अंदर की तरफ है, इट मीन्स कि यहाँ पे जो है हीट इवॉल्व नहीं हो रही है। वाइल अगर आप देखेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन में एरोस बाहर की साइड है, इट मीन्स बाहर हीट हो रहा है, इट मीन्स वहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही है। एंडो मीन्स अंदर, एक्सो मीन्स बाहर। एक्सपोज हो जाए जब तो वो क्या कहलाता है? एक्सोथर्मिक। जैसे कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है बर्निंग ऑफ वुड, जो वहाँ पे आपकी हीट है वो बाहर की तरफ आ रही है, इट मीन्स कि वो एक्सोथर्मिक है। नेक्स्ट इसमें आएगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन विच प्रोड्यूस्ड विद द
एवोल्यूशन ऑफ हीट एनर्जी आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जिसमें हीट जो है बाहर निकलेगी उसको हम क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो वेरी इंपॉर्टेंट मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगी, जो सबसे पहले हमने कॉम्बिनेशन कंबस्शन रिएक्शन पढ़ा था, तो जितनी भी कंबस्शन रिएक्शन है वो सारी जो है एक्सोथर्मिक इन नेचर है। आपको याद होगा हमने एक एक्टिविटी में देखा था कि जो बीकर है वो हीट अप हो गया था। क्यों हुआ था हीट अप? क्योंकि वहां पे हीट एनर्जी इवॉल्व हुई थी। तो उस रिएक्शन को भी हम क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। और वेरी इंपॉर्टेंट, जो रेस्पिरेशन है वो भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अगर आप देखें वहां पे भी रेस्पिरेशन में भी जो है क्या इवॉल्व हो रहा है, हीट इवॉल्व हो रही है। ठीक है, जब भी हम फूड है यानी कि ग्लूकोज है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन विल गिव कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। ये एक बेसिक जो है रिएक्शन हमारे अंदर है। रेस्पिरेशन बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रोसेस है, एक एक्टिविटी है जो हमारे अंदर होती है। एंड इसमें जो है एनर्जी जो है इवॉल्व होती है। तो हम रेस्पिरेशन को भी क्या कहेंगे, हम रेस्पिरेशन को भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस ही कहेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस जितनी भी कंबस्टन रिएक्शन है वो सारी भी जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो भी क्या होंगी, एक्सोथर्मिक इन नेचर है। सो एक लास्ट बट नॉट द लीस्ट, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस रिएक्शंस का ये एग्जाम्पल है। सबसे पहले व्हाट इज होमोजीनियस एंड व्हाट इज हेट्रो। सो होमो में क्या होगा, होमोजीनियस रिएक्शन अकर व्हेन देयर इज ओनली वन फेज। अगर एक ही फेज होगा, गैसियस या लिक्विड फेज, जैसे गैसियस फेज है रिएक्टेंट साइड पे भी, प्रोडक्ट में भी गैसियस स्टेट है, तो ये होमोजीनियस रिएक्शन का एग्जाम्पल है। हेट्रोजीनियस रिएक्शन, जब एक से ज्यादा फेजेस वहां होंगे तो वो क्या कहलाएगा, हेट्रोजीनियस। आप देख सकते हैं यहाँ पे सॉलिड एंड गैस ऑन रिएक्टेंट साइड है एंड सॉलिड ऑन प्रोडक्ट साइड है। इट मीन्स ये एक हेट्रोजीनियस रिएक्शन है। नेक्स्ट, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन विच आई वांट टू शेयर इट विद यू, ताकि आप जो भी आपने पढ़ा आप समझ पाए हैं कि नहीं। बहुत सिंपल है, वेरी इजी क्वेश्चन, कि आज अब तक जो हमने पढ़ा है केमिकल रिएक्शन में, क्या उसमें आपको बिल्कुल बेसिक चीज समझ आई भी है कि नहीं आई है। तो ये क्वेश्चन है, मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट पूछा है उसने। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट अगर आप देखेंगे, सब्सटेंस अपीयर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशंस आर कॉल्ड प्रोडक्ट। क्या जो लेफ्ट साइड पे जो है सब्सटेंस प्रेजेंट थे वो रिएक्टेंट थे कि प्रोडक्ट थे? सब्सटेंस अपीयरिंग ऑन द राइट साइड ऑफ द इक्वेशन आर कॉल्ड प्रोडक्ट, बिल्कुल सही है। राइट साइड पे जो होगा वो प्रोडक्ट है। सब्सटेंस अपीयरिंग ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशंस आर कॉल्ड रिएक्टेंट, बिल्कुल सही है। लेफ्ट साइड पे जो होगा वो रिएक्टेंट है, राइट साइड पे जो होगा वो प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर सेपरेटेड बाय एन एरो मार्क, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या होगा इसका? ए। आंसर विल बी ए, क्योंकि इसने इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी है और वो कह रहे हैं कि जो राइट साइड है, जो लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन है, वो प्रोडक्ट की है। नहीं, जो लेफ्ट साइड है वो किसकी है? लेफ्ट साइड इज फॉर रिएक्टेंट एंड राइट साइड इज फॉर प्रोडक्ट। सो थैंक यू एवरीवन। एलन जूनियर विंग के चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरे साथ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पढ़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।